हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। ये कंपोनेंट्स का नेचर क्या होता है, कौन से कंपोनेंट में करंट वोल्टेज कैसे होता है, वो पहले अच्छे से डिस्कस करते हैं। सब लोग नोट नोट डाउन करो। फर्स्ट है प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट अगर है तो वोल्टेज एंड करंट दोनों क्वांटिटी जो है वो इन फेज होते हैं, इन फेज। वोल्टेज एंड करंट दोनों क्वांटिटीज इन फेज, मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो होता है। समझो, फेज डिफरेंस कितना होता है, जीरो। नेक्स्ट, एंड इम्पीडेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर होता है। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इम्पीडेंस कितना रहेगा, आर। जेड बार बोल सकते हो इसको आप लोग, जेड बार इज इक्वल्स टू आर। ये आर जो है, रेजिस्टर जो है, ये रियल पार्ट। देखो इसमें रियल एंड इमेजिनरी, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का कैलकुलेशन करना। सो रियल एंड इमेजिनरी तो सबको पता ही है, एक्स प्लस जे वन। इसमें ये एक्स कौन होता है, रियल, एंड वाई कौन होता है, इमेजिनरी। तो रेजिस्टेंस जो है ये कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट, रियल। नेक्स्ट, सेकंड है इंडक्टर। इंडक्टर में लैगिंग करंट होता है, लीडिंग वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज अगर आप लोग रेफरेंस ले रहे हो तो करंट कैसा आएगा, नीचे की तरफ आएगा, लैगिंग का। और कितना डिग्री लैगिंग रहेगा, ये 90 डिग्री लैगिंग। अब आप लोग यहाँ पर रेफरेंस क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने देखो यहाँ पर वोल्टेज रेफरेंस लिया ना, तो करंट कैसा आएगा, बट्स। अगर मैंने यहाँ पर करंट रेफरेंस लिया तो वोल्टेज कैसा आएगा, अपवर्ड से आएगा। दोनों का मीनिंग सेम है। देखो दोनों केसेस में करंट कैसा है, लैगिंग है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। देखो दो भाई है, एक रमेश है एक सुरेश है। रमेश आगे है मतलब सुरेश पीछे है, सुरेश पीछे है मतलब रमेश आगे है। मीनिंग सेम ही है। मैं स्टेटमेंट अलग अलग बोल रहा हूँ लेकिन मीनिंग दोनों का सेम ही। तो यहाँ पर भी करंट लैगिंग है, यहाँ पर भी करंट लैगिंग है। समझा, रेफरेंस क्या ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फेज डिफरेंस कितना होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। फेज डिफरेंस मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज एंड करंट दोनों के बीच का फेज एंगल जो। नेक्स्ट है कैपेसिटर। कैपेसिटर में इंडक्टर का एग्जैक्ट अपोजिट होता है। इंडक्टर में क्या हुआ, लैगिंग करंट ना, तो कैपेसिटर में लीडिंग करंट होता है। ओके, कैपेसिटर में लीडिंग। अब यहाँ पर मैंने वोल्टेज रेफरेंस ली। अगर मैं करंट रेफरेंस लेता हूँ, करंट, तो वोल्टेज किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा। फाइव इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। समझा, सो फाइव इज इक्वल्स टू फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस ये तीन कंपोनेंट्स अच्छे से याद रखो। प्योरली रेजिस्टिव में वोल्टेज एंड करंट दोनों क्वांटिटीज इन फेज होता है। इन्वर्टर में लैगिंग करंट होता है एंड कैपेसिटर में लीडिंग करंट। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद। ओके, चलो फिर उसके बाद आता है कॉम्बिनेशन। एक है आर एल, एक है आर सी, और एक है आर एल सी। आर एल इधर रेजिस्टर भी है, इंडक्टर भी है। प्योरली रेजिस्टिव में क्या हुआ था, वोल्टेज करंट इन फेज आया। इंडक्टर में क्या हुआ था, वोल्टेज करंट में एंगल कितना है, 90 डिग्री। करंट कैसा मिला, लैगिंग ना। तो यहाँ पर वोल्टेज मैंने रेफरेंस लिया तो करंट कैसा आएगा, लैगिंग। लेकिन इस बार करंट जो लैगिंग, वो एग्जैक्ट 90 डिग्री भी नहीं है, एग्जैक्ट जीरो भी नहीं है। जीरो कब होता, जब वो प्योरली रेजिस्टिव होता। 90 कब होता, जब वो प्योरली इंडक्टिव होता। लेकिन यहाँ पर तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर करंट तो लैगिंग आएगा लेकिन जो फेज डिफरेंस आएगा वो मोर देन जीरो, लेस देन 90। मोर देन जीरो एंड लेस देन 90 डिग्री। समझा, हाँ। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है उसको हम लोग जे एक्सएल नाम देते हैं, जे एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस पॉजिटिव इमेजिनरी, ये बात हमेशा दिमाग में रखो। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल जो है वो पॉजिटिव इमेजिनरी होती है, पॉजिटिव इमेजिनरी। तो इसका अगर मैं इंपेडेंस लिखूंगा तो कैसा आएगा, जेड इज इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्सएल, ऐसा आएगा। जेड बार, जेड बार इज इक्वल्स टू आर प्लस जे एक्सएल। अब इसमें मुझे बताओ, मैंने रेफरेंस किसको लिया, वोल्टेज को रेफरेंस लिया, तो करंट कैसा आ गया, लैगिंग। अगर मैं यहाँ पर करंट रेफरेंस लेता, मैं यहाँ पर करंट रेफरेंस लेता हूँ तो वोल्टेज कैसा आएगा, लीडिंग आएगा। मीनिंग वही है, मीनिंग वही है। करंट दोनों केस में कैसा है, लीडिंग ही है।
वोल्टेज लीडिंग। करेक्ट, बस इतना अच्छे से याद रखो। अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट आरसी, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो नेगेटिव इमेजिनरी होता है, माइनस जे एक्सी, माइनस जे एक्सी। यहाँ पर वोल्टेज में रेफरेंस ले रहा हूँ। कैपेसिटर में क्या होता है, लीडिंग करंट होता है ना, लीडिंग करंट। अब वो एग्जैक्ट 90 होगा क्या, नहीं। जीरो होगा क्या, नहीं। वो कितना रहेगा, मोर देन जीरो, लेस देन 90। मोर देन जीरो, लेस देन 90। फर्क सिर्फ इतना है कि करंट कैसा आएगा, लीडिंग का है। यहाँ पर करंट लैगिंग था। नेक्स्ट इंपीडेंस की अगर बात करेंगे तो आर माइनस जे एक्सी आएगा, आर माइनस जे एक्सी। मैंने क्या बोला, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नेगेटिव इमेजिनरी, रेजिस्टेंस रियल पार्ट, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल पॉजिटिव इमेजिनरी। चलो यहाँ पर मैंने वोल्टेज रेफरेंस लिया। अगर मैं करंट रेफरेंस लेता हूँ, करंट को रेफरेंस लेता हूं, तो वोल्टेज कैसा आएगा, लैगिंग। इसमें भी करंट लीडिंग ही है एंड वोल्टेज लैगिंग है। समझ में आ रहा है सबको, करेक्ट। एंड फिर उसके बाद आता है आरएलसी। जिसको आरएल समझा, आरसी समझा, उसको आरएलसी 100% समझ में आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो आरएलसी सर्किट है ना, ये कभी भी आरएलसी बिहेव नहीं। वो एक तो प्योरली रेजिस्टिव बिहेव करता है, एक तो आरएल बिहेव करता है, या फिर एक तो आरसी बिहेव करता है। मतलब क्या, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, तो वो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, आरएल बिहेव करेगा, आरएल। अगर एक्सएल छोटा है, एक्ससी बड़ा है, तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा, आरसी बिहेव करेगा, आरसी के जैसा बिहेव करेगा। और अगर यहाँ पर एक्सएल एंड एक्ससी दोनों इक्वल, एक्सएल एंड एक्ससी, तो वो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करेगा। ऐसे सर्किट को रेजोनेंट सर्किट कहते हैं। तो रेजोनेंस में हम लोग इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग बस ये चेक करते हैं, एक्सएल एक्ससी कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट। तो सीरीज सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट जो है, बस इतने कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो अच्छे से ये सब नोट डाउन करके रखो, क्लियर। रियल एंड इमेजिनरी में पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव साइड रहेगी, किसमें, आरएल में। बस इतना याद रखो, इंडक्टिव रिएक्टेंस पॉजिटिव इमेजिनरी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस नेगेटिव इमेजिनरी, एंड रेजिस्टर जो है वो प्योरली रेजिस्टिव होता है, प्योर रियल पार्ट। तो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट कॉइल, इंडक्टिव कॉइल, इम्प्योर इंडक्टर, इम्प्योर इंडक्टर, कुकिंग कॉइल। जैसे अगर वर्ड्स आपको क्वेश्चन में मिले, तो आपको क्या करना है, वहां पर आरएल सर्किट ड्रॉ करना। इसमें ये जो आर दिख रहा है, ये कौन होता है, कॉइल रेजिस्टेंस। इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। ओके, कॉइल रेजिस्टेंस। एंड एक्सेल, दोनों का कॉम्बिनेशन, ये क्या मिलता है मुझे, कॉइल इंपीडेंस। कॉइल के अक्रॉस का वोल्टेज कौन है, वी कॉइल। करंट जो फ्लो रहा है उसको नाम क्या देंगे हम लोग, आई कॉइल, करेक्ट। नेक्स्ट, सो जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू, क्या आएगा, आर प्लस जे एक्सएल। मैंने क्या बोला, कॉइल मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, आरएल कॉम्बिनेशन। आर मतलब रियल पार्ट हो गया, एक्सएल इमेजिनरी, कौन सा, पॉजिटिव। इस फॉर्म को हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं, रेक्टेंगुलर। इसको अगर मैं पोलार में कन्वर्ट करता हूँ, पोलार में, तो क्या आएगा, जेड कॉइल एंगल फाइव कॉइल आएगा, जेड कॉइल एंगल फाइव कॉइल। ये हो गया अपना पोलार फॉर्म। सो जेड कॉइल इज इक्वल्स टू, रेक्टेंगुलर को पोलार में जब आप लोग कन्वर्ट करते हो, तो इसमें आपको मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल मिलता है। तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जेड कॉइल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंड फाइव कॉइल इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, एक्सएल अपॉन आर, करेक्ट। ये हम लोग ने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी देखा है, मैकेनिक्स में भी यही तो था, रिजल्टेंट का फॉर्मूला। और ये फे डायरेक्शन, एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, याद है सबको ये सब। यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर, एफ वाई स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता था, tan इनवर्स ऑफ एफ वाई अपॉन एफ एक्स होता था, वही सब है यहाँ पर। नेक्स्ट,
अब इसमें देखो, ये एसी सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ। ये ओम्स लॉ जो है ना, ये आपका बहुत बड़ा दोस्त है। आपका जहां पर भी प्रॉब्लम अटक जाएगा ना, इसको याद करो, ओम्स लॉ को याद करो, आपका ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बताओ ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई इंटू आर, लेकिन ये आर हम लोग किसमें प्योरली रेजिस्टिव, दैट इज डीसी सर्किट में यूज करते थे। डीसी सर्किट में देखो सर्किट प्योरली रेजिस्टिव था, उसमें इंडक्टर कैपेसिटर नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो एसी सर्किट में आर भी है, एल भी है, सी भी है। तो ये जो आर दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? जेड लिखेंगे। जेड इम्पीडेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीनों का कॉम्बिनेशन। तो जेड, जेड इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे फिर? वी अपॉन आई लिखेंगे। ओके, जेड इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। तो बताओ यहाँ पर बताओ, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? कॉइल की बात कर रहे हैं। तो ये जेड का नाम क्या रहेगा? जेड कॉइल इज इक्वल्स टू वी कॉइल अपॉन आई कॉइल, ओम्स लॉ। तो बस ये लॉजिक हमेशा याद रखो। क्वेश्चन में जहां पर भी आपको कॉइल वर्ड मिले, इम्प्योर इंडक्टर, इम्परफेक्ट इंडक्टर, या फिर चोकिंग कॉइल, इंडक्टिव कॉइल, ऐसे वर्ड्स मिला ना, तो वहां पर आपको ये वाला सर्किट ड्रॉ करना, आर एल कॉम्बिनेशन। ओके, चलो तो स्टार्ट कर रहा हूँ। सब लोग फटाफट, जो भी बाकी था अपना फॉर्मूलाज वगैरह लिखना बाकी था किसी का, वीडियो को रिवाइंड करो, फटाफट वो सब लिख के रखो, अपने नोटबुक में लिख के रखो। हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और उसके लिए आपके पास कैलकुलेटर वगैरह सब अच्छे से तैयार रहना चाहिए। मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होता है एसी सर्किट में, जो थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। डीसी सर्किट में कैसा है, डायरेक्ट सर्किट डायग्राम दिया रहता है और कैलकुलेशन स्टार्ट करना रहता है। लेकिन यहाँ पर एसी सर्किट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए रहते हैं, और आपका ध्यान कहाँ पर रहता है उस पूरे क्वेश्चन में? नंबर्स के ऊपर रहता है, रजिस्टर का वैल्यू, इंडक्टर का वैल्यू, बस नंबर को अच्छे से देखो। पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, 5 मिनट में आपका डायग्राम तैयार होना चाहिए। सो क्वेश्चन देखो कैसा है। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस, pure resistance and an inductive coil connected in series, connected in series. The power dissipated in the resistance, देखो ये बाद में देखते हैं, connected in series, pure resistance and inductive coil connected in series across 250 volt 50 hertz supply, 250 volt 50 hertz supply. If the voltage across resistance is 125 volt and across the coil 200 volt.
current flowing through the circuit is 5 ampere. Then calculate. मास्टर क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग. The impedance, reactance and resistance. Impedance, reactance and resistance of coil. Second is power dissipated, power absorbed by coil. Next, third is power factor of coil. Next is phasor diagram. Phasor diagram and power and power factor of the circuit. और क्या बोला है? Power and power factor of circuit. Okay. तो ये सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. मास्टर क्वेश्चन बोल सकते हो आप लोग इसको, क्योंकि इसमें सब कैलकुलेट करना है सब. तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रेजिस्टेंस. चलो पहले एक रेजिस्टेंस लेते हैं. प्योर रेजिस्टेंस, इसको कैपिटल आर नाम दिया. एंड एन इंडक्टिव कॉइल. मैंने क्या बोला था? इंडक्टिव कॉइल, कॉइल, चोकिंग कॉइल, ऐसे वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो वहां पर आपको आरएल सर्किट ड्रॉ करना. आरएल, कॉइल का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, रिएक्टेंस एक्सएल. करेक्ट. तो ये हो गया कॉइल. कॉइल कनेक्टेड इन सीरीज. प्योर रेजिस्टेंस एंड कॉइल दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया. राइट. अक्रॉस 250 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज आपको दिया है. टोटल वोल्टेज 250 वोल्ट. नेक्स्ट, एंड फ्रीक्वेंसी भी दिया है 50 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. इफ द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 125, प्योर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज हमें दिया है, तो इसका नाम रखेंगे हम लोग वी आर. वी आर इज इक्वल्स टू 125 वोल्ट. नेक्स्ट, एंड द अक्रॉस द कॉइल इज 200 वोल्ट. सो वी कॉइल इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट. करेक्ट. करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज 5 एम्पियर. अब आप लोग बोलेंगे कि ये 5 एम्पियर करंट किसका है? प्योर रेजिस्टर का है या कॉइल का? अरे दोनों कंपोनेंट सीरीज में है और सीरीज में करंट का वैल्यू सेम होता है. तो यहाँ पर ये जो करंट आपको दिख रहा है ये टोटल करंट आई टी इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर. ओके. चलो समझा सबको यहाँ तक सर्किट डायग्राम? फटाफट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दो. एंड ये सब आपको कैलकुलेट करना है, ये देखेंगे आगे. पहले मुझे बताओ डायग्राम समझा सबको? यस और नो? चलो गुड, बहुत अच्छा. तो डायग्राम समझा. 50% प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो चुका. 50%. अब आगे का जो मैं 50% आपको बता रहा हूँ, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस आपको सभी प्रॉब्लम में फॉलो कर. सेम प्रोसेस, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 100% समझना. ध्यान से सुनो मैं क्या बोलता हूँ. सीरीज सर्किट में
वोल्टेज डिवाइड करंट का वैल्यू सेम होता है। तो चेक करो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वोल्टेजेस कितने। रेजिस्टर के अक्रॉस का वोल्टेज है 125, कॉइल के अक्रॉस का है 200 एंड टोटल वोल्टेज है 250, बराबर। तो टोटल नंबर ऑफ वोल्टेजेस 3 है। तो यहाँ पर सीरीज सर्किट में नंबर ऑफ वोल्टेजेस डिसाइड करेंगे कि कैलकुलेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ओके, तो 3 वोल्टेजेस है, सो 3 पार्ट्स में मुझे कैलकुलेशन डिवाइड करना है। 3 वोल्टेज, 3 करंट, 3 इंपीडेंस, सब 3 होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर वी आर इज इक्वल्स टू कितना है 125। नेक्स्ट वी कॉइल कितना है 200 वोल्ट एंड वी टी कितना है 250 वोल्ट। चलो 3 वोल्टेजेस हो गए यहाँ पर। अब इसके बाद मैंने क्या बोला, 3 करंट्स। करंट्स भी कौन से है, आई आर, आई कॉइल एंड आई टी इज इक्वल्स टू कितना 5 एम्पियर। सभी करंट्स का वैल्यू इक्वल है। क्यों, रीजन लिखो यहाँ पर, बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट, बिकॉज ऑफ सीरीज सर्किट। समझो। चलो तो 3 वोल्टेज हो गया, 3 करंट हो गया। अब किसकी बारी आएगी, 3 इंपीडेंस की बारी आएगी। 3 इंपीडेंस। तो फर्स्ट इंपीडेंस, बताओ फर्स्ट इंपीडेंस मतलब फर्स्ट पार्ट ना। फर्स्ट पार्ट कैसा है, प्योरली रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव। सो जेड बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आर। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, देखो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जेड बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर। इसमें रियल पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट जीरो है इसमें, करेक्ट। नेक्स्ट, तो इसको अगर मैं पोलार में कन्वर्ट करूंगा मतलब आर प्लस जे जीरो ऐसा लिख सकता हूँ। इमेजिनरी नहीं है ना उसमें। जेड बार इज इक्वल्स टू, सॉरी, जेड बार इज इक्वल्स टू आर एंगल जीरो। ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म, ये होगा पोलार फॉर्म, करेक्ट। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई, वी अपॉन आई। अब यहाँ पर हम लोग जेड आर कैलकुलेट करते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का इम्पीडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। सो जेड आर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी आर अपॉन आई आर। वी आर का वैल्यू पता है कि आपको, यस पता है कितना 120। आई आर का वैल्यू कितना है 5। तो जेड आर इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू 125 अपॉन 5 कितना होता है, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। 125 अपॉन 5, 25 आता है। समझा आता है। चलो फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट, सेकंड इंपीडेंस। सेकंड इंपीडेंस देखोगे सेकंड पार्ट में आर एंड एक्सएल दोनों। सो जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू स्मॉल आर प्लस जे एक्सएल। अब इसमें स्मॉल आर भी अननोन है, एक्सएल भी अननोन है, ये कौन सा फॉर्म मिल गया मुझे, रेक्टेंगुलर फॉर्म। देन जेड कॉइल बार इज इक्वल्स टू क्या आएगा, जेड कॉइल एंगल फाई कॉइल, जेड कॉइल एंगल फाई कॉइल। ये कौन सा फॉर्म मिल गया मुझे, पोलर फॉर्म, करेक्ट। नेक्स्ट, अब जेड कॉइल इज इक्वल्स टू क्या होता है, जेड कॉइल इज इक्वल्स टू होता है अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, मैग्नीट्यूड। एंड फाई कॉइल के लिए फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट इसका कितना है, एक्सएल, रियल पार्ट कितना है, आर, करेक्ट। नेक्स्ट देखो, ये सब फॉर्मूले जो है वो आगे जाके आपके बहुत काम में आने वाले हैं। तो पहले अच्छे से डिटेल में लिख के रखो। कुछ लोग क्या करते हैं, हाँ जो वैल्यूज पता है ना बस उतना सॉल्व करते बैठे, सॉल्व करते 2-3 स्टेप के बाद हैंग हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या। आराम से जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाओ, थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन गारंटी देता हूँ आंसर 100% मिलेगा। नेक्स्ट, तो किसको याद करेंगे हम लोग, अपना बेस्ट फ्रेंड कौन है, ओम्स। अपना बेस्ट फ्रेंड है ओम्स लॉ, इसको याद करो। बताओ जेड कॉइल इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वी कॉइल अपॉन आई कॉइल। जैसे यहाँ पर प्योरली रेजिस्टिव में जेड आर इज इक्वल्स टू क्या था, वी आर अपॉन आई।
तो यहाँ पर जेड कॉइल में वी कॉइल अपॉन आई कॉइल, चेक करो वी कॉइल है क्या आपके पास, यस है, वी कॉइल इज इक्वल टू कितना 200 वोल्ट, आई कॉइल है क्या आपके पास 5 एम्पियर। तो बताओ जेड कॉइल इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 200 डिवाइड बाय 5 30, सो जेड कॉइल इज इक्वल टू 40 ओम। ओके नेक्स्ट, ये जेड कॉइल का वैल्यू जो मिला है मैं वो इस फॉर्मूले में लिख, 40 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके ये वाले फॉर्मूले में, अब राइट साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में क्या होगा 40 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये बन गया अपना इक्वेशन नंबर 1। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि दो अननोन वैल्यूज है, आर अननोन है एक्सएल अननोन है, अगर एक ही अननोन होता तो सॉल्व कर सकते थे। चलो नेक्स्ट, थर्ड इंपीडेंस, दो इंपीडेंस हो गया, देखो तीन पार्ट्स में कैलकुलेशन को डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वोल्टेजेस कितना है यहाँ पर, 3 वोल्टेजेस है, तो 3 वोल्टेज 3 करंट 3 इंपीडेंस। बताओ थर्ड इंपीडेंस, थर्ड इंपीडेंस, थर्ड पार्ट क्या लिया, टोटल सर्किट लिया ना, टोटल सर्किट, सो इसको नाम देंगे हम लोग जेड टी बार। टोटल सर्किट की अगर बात करेंगे तो उसमें तीन कंपोनेंट्स है, दो रेजिस्टर्स है और एक इंडक्टर, कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड एक्सएल। एक्सएल कौन सा होता है, इमेजिनरी, पॉजिटिव इमेजिनरी, रेजिस्टर कौन होता है, रियल। नेक्स्ट जेड टी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, जेड टी एंगल फाइव टी, ये कौन सा फॉर्म मिला मुझे, पोलर फॉर्म, ये वाला कौन सा है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। चलो बताओ, जेड टी इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। क्या है रियल पार्ट इसमें, रियल पार्ट है कैपिटल आर प्लस स्मॉल, दोनों को एक साथ लिखेंगे, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर तो होल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, एंड फाइव टी का फॉर्मूला, फाइव टी का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, इमेजिनरी पार्ट है इसमें एक्सएल एंड रियल पार्ट है इसमें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। करेक्ट, किसको याद करेंगे हम लोग, अपना फ्रेंड ओम्स लॉ। देखो सब कुछ घूम फिर के ना यही पर आता है, मैंने आपको बोला था कि ये जो अब लोग पढ़ रहे हो बीडब्ल्यू सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कहाँ से शुरुआत होता है, ओम्स लॉ से शुरुआत होता है, मतलब घूम फिर के हम लोग वहीं पर जाते हैं। तो जेड टी इज इक्वल टू क्या आएगा, वी टी अपॉन आई टी, वी टी का वैल्यू दिया है 250, आई टी का वैल्यू है मेरे पास 5, तो जेड टी आप लोग बता सकते हैं, जेड टी इज इक्वल टू 250 डिवाइड बाय 5 50 ओम। चलो अब ये जेड का जो वैल्यू मिली वो इस इक्वेशन में लिखो, 50 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। राइट साइड का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर द होल स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ 50 स्क्वायर is equals to capital R square plus 2 into capital R plus small r square plus XL square। इक्वेशन 1 को अच्छे से देखो ना, r square plus small r square plus XL square is equals to क्या है 40 square, so 50 square is equals to capital R square plus 2 into capital R small r plus 40 square। r का वैल्यू पता है क्या आपको, यस पता है, r का वैल्यू पता है कितना 25 ओम, so 50 square is equals to 25 square plus 2 into 25 into small r plus 40 square। तो यहाँ पर देखो सिर्फ स्मॉल आर एक ही अननोन वैल्यू, सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन में एक ही अननोन है ना, तो 50 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर डिवाइड बाय 50, सो आंसर आएगा 5.5, स्मॉल आर का वैल्यू मुझे मिल गया 5.5 ओम। ओके कैसे किया देखो, 25 स्क्वायर को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, 40 स्क्वायर को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया, एंड 2 इंटू 25 कितना होता है 50, उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, या फिर आप लोग सॉल्व फंक्शन भी यूज कर सकते हो जो हमने मैकेनिक्स में किया था, तो सॉल्व फंक्शन से भी स्मॉल आर का वैल्यू आपको मिल सकता है। चलो स्मॉल आर मिलने के बाद अब एक्सेल कैलकुलेट कर सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो सब अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, स्टार्टिंग का
20% जो है ना वही आपको एफर्ट्स लेना है, स्टार्टिंग का 20%। आगे का 80% जो प्रॉब्लम है वो अपने आप सॉल्व होने लगता है, अपने आप सॉल्व होने लगता है। जैसे हम लोग पजल सॉल्व करते हैं ना, जब भी कोई पजल हम सॉल्व करने के लिए लेते हैं, स्टार्टिंग का 10-15%, 20% हमें एफर्ट्स डालना है, फिर आगे जो है वो अपने आप सॉल्व होते जाते हैं। स्मॉल आर का वैल्यू यहाँ पर पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1, कितना आएगा? 40 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.5 स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो एक्सएल इज इक्वल्स टू, बताओ कितना? एक्सएल इज इक्वल्स टू 39.62, 39.62 ओम। एक्सेल मिल गया। अब एक्सेल मिल गया तो एल भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दिया है आप। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेल इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ एल, एंड एक्सी इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2 पाई एफ सी। तो ये एक्सेल इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल में 39.62 इज इक्वल्स टू 2 पाई, एफ का वैल्यू हमें कितना दिया था? 50 ना, इंटू एल। सो एल कैलकुलेट करो। इंडक्टेंस, एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एंड एल इंडक्टेंस होता है। सो 39.62 डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 50, तो 0.126, 0.126 हेनरी। ये मिल गया मुझे एल का वैल्यू। करेक्ट। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे क्या करना है? कंपोनेंट्स तो सभी मिल गया, कैपिटल आर मिल गया, स्मॉल आर मिल गया, एक्सेल भी मिल गया, सभी कंपोनेंट्स हमने कैलकुलेट किया। तो एक बार क्वेश्चन पर नजर डालते हैं क्या क्या करना है। इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। इम्पीडेंस ऑफ कॉइल मतलब कौन? जेड कॉइल। जेड कॉइल का वैल्यू है अपने पास कितना? 40। फिर उसके बाद रिएक्टेंस मतलब एक्सेल, एक्सेल भी हमने कैलकुलेट किया है। एक्सेल का वैल्यू यहाँ पर है, देखो कहीं पर, हाँ 39.62, चलो वो भी हो गया। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल दैट इज स्मॉल आर, स्मॉल आर भी हमने कैलकुलेट किया 5.5। तो इसका मतलब फर्स्ट केस अपना कंप्लीट हो गया, फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है पावर एब्जॉर्ब बाय द कॉइल। पावर एब्जॉर्ब, पावर फैक्टर ऑफ कॉइल, फेजर डायग्राम वगैरह ये सब कैलकुलेट कर। चलो तो आगे का सब कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूलेज एक बार अच्छे से देखो क्या। फॉर्मूलेज, तीन टाइप के पावर होते हैं, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर। एक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय पी, फॉर्मूला होता है वी आई कॉस फाइव। रिएक्टिव पावर इज डिनोटेड बाय क्यू, वी आई साइन फाइव। एंड अपरेंट पावर एस, डिनोटेड, फॉर्मूला है वी आई, डिनोटेड बाय एस। एक्टिव पावर का यूनिट होता है वैट, रिएक्टिव पावर का वी ए, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, एंड अपरेंट का वी ए। समझा? सो ये यूनिट्स अच्छे से याद रखो, नोटेशंस अच्छे से याद रखो। एक्टिव पावर पी, रिएक्टिव पावर क्यू, एंड अपरेंट पावर एस। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि एब्जॉर्ब पावर कैलकुलेट करना है, कंज्यूम पावर कैलकुलेट करना है। एब्जॉर्ब पावर, कंज्यूम पावर मतलब कौन सा पावर होता है? एक्टिव पावर होता है। कौन सा पावर? एक्टिव पावर। फिर भी अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि यार ये एब्जॉर्ब पावर मतलब एग्जैक्टली कौन सा, एक्टिव, रिएक्टिव या अपरेंट, कंज्यूम पावर कौन सा, एब्जॉर्ब पावर कौन सा, डिसिपेटेड पावर, डिसिपेटेड मतलब क्या? तो अगर कंफ्यूज हो तो वहां पर तीनों पावर कैलकुलेट करो, तीनों पावर कैलकुलेट करो। एग्जामिनर को जो चाहिए वो चेक करेगा, बाकी ऐसा ही एक्स्ट्रा दो बोनस में आपने सॉल्व किया। समझो? तो दिमाग चलाना चाहिए आपने एग्जाम के टाइम। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा पावर कैलकुलेट करना है, तीनों कैलकुलेट करो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब पावर मतलब क्या कैलकुलेट करना है? पी पावर कैलकुलेट करना। फॉर्मूला क्या है? वी आई कॉस फाइव। चलो तो किसका एब्जॉर्ब पावर कैलकुलेट करना है? कॉइल का। यस, कॉइल का कैलकुलेट करना। तो बताओ फॉर्मूला कैसा रहेगा? फॉर्मूला क्या रहेगा? एब्जॉर्ब पावर मतलब एक्टिव पावर पी ना, पी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है? वी आई कॉस फाइव। पी कॉइल, वी कॉइल, आई कॉइल, एंड फाइव कॉइल। वी कॉइल है क्या आपके पास? यस है, वी कॉइल है आपके पास, कितना? 200 वोल्ट। आई कॉइल है क्या? यस, फाइव। फाइव कॉइल नहीं है, लेकिन मेरे पास फॉर्मूला है। फाइव कॉइल का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर।
phi coil is equals to tan inverse of XL अपॉन R। एक्सेल एंड स्मॉल आर दोनों वैल्यूज है अपने पास। कौन सा एक्सेल का वैल्यू है 39.62 एंड स्मॉल आर का वैल्यू है 5.5। सो फाई कॉइल इज इक्वल्स टू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 39.62 डिवाइड बाय 0.62 डिवाइड बाय स्मॉल आर इज 5.5। सो आंसर इज 82.09। 82.09 करेक्ट। ये मिल गया मुझे फाई कॉइल। तो बताओ पी कॉइल इज इक्वल्स टू क्या आएगा। पी कॉइल इज इक्वल्स टू वी कॉइल का वैल्यू कितना है 200, आई कॉइल का वैल्यू 5, कॉस फाई कॉइल का वैल्यू कितना है 82.09। सो पी कॉइल आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो 200 इंटू 5 इंटू कॉस 82.09। सो आंसर इज 137.61 वैट। कुछ लोग बोलेंगे कि अरे सर यहाँ पर पावर पावर कंज्यूम बाय कॉइल कैलकुलेट करने के लिए आई स्क्वायर आर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो नो प्रॉब्लम। पी कॉइल इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, लेकिन आर कौन सा कॉइल का सर्किट का नहीं, प्योर रेजिस्टेंस नहीं, कॉइल का रेजिस्टेंस कौन है स्मॉल आर। तो यहाँ पर क्या आएगा आई स्क्वायर आई कॉइल स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। सो आई कॉइल स्क्वायर कितना है 5, सो 5 स्क्वायर इंटू स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 5.5। सो चेक करो पी कॉइल इज इक्वल्स टू क्या आएगा 5 स्क्वायर इंटू 5.5। सो आंसर इज 137.5। समझा। सो कोई भी फॉर्मूला यूज करो पावर कंज्यूम बाय कॉइल कैलकुलेट करने के लिए ये वाला कंसेप्ट यूज करो या फिर ये वाला कंसेप्ट यूज करो, आंसर सेम ही आता है, अप्रोक्सीमेटली सेम ही आएगा। ये जो पॉइंट वाला डिफरेंस वो इग्नोर कर सकते हो आप लोग। 137.61 आया, यहाँ पर 137.5 किया, मतलब अप्रोक्सीमेटली सेम ही। समझा। सो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करो, लेकिन मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूँ हमेशा। क्यों, क्या रीजन है इसके पीछे, क्योंकि मुझे आगे फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करना है। फेजर डायग्राम के लिए मुझे फेज एंगल की जरूरत पड़ती है, फेज एंगल की जरूरत। फेज एंगल का कैलकुलेशन भी मैंने यहाँ पर करके रखा। चलो तो पावर कंज्यूम बाय कॉइल कैलकुलेट किया, और क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है। चलो पावर फैक्टर का फॉर्मूला देखो। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है कॉस फाई। कॉस फाई पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद ब्रैकेट में, उसके आगे ब्रैकेट में उसका नेचर भी मेंशन कर, नेचर। अब पावर फैक्टर अगर आरएल है, आरएल तो लैगिंग नेचर है, आरएल सर्किट है। तो आरसी सर्किट है तो लीडिंग नेचर होगा, लीडिंग। एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो यूनिटी। तो पावर फैक्टर के ऐसे तीन ऑप्शंस होते हैं हमेशा, लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर एंड यूनिटी पावर फैक्टर। आरएल सर्किट है तो लैगिंग, आरसी है तो लीडिंग एंड प्योरली रेजिस्टिव है तो यूनिटी। ओके। चलो तो बताओ यहाँ पर पावर फैक्टर ऑफ कॉइल, पावर फैक्टर ऑफ कॉइल। सो फॉर्मूला क्या है कॉस फाई ना, फाई कौन सा लेंगे, है मेरे पास फाई कॉइल से, बताओ कॉस 82.09 डिग्री कितना आएगा, कॉस 82.09 0.137। और ये कॉइल मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन है, आरएल। आरएल मतलब नेचर कैसा है, लैगिंग नेचर। समझा। फिर उसके बाद और क्या क्या कैलकुलेट करना है, पावर फैक्टर ऑफ कॉइल हो गया, पावर एब्जॉर्ब बाय कॉइल हो गया, फेजर डायग्राम वो हम लोग लास्ट में करेंगे। पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट बोला है, कंप्लीट सर्किट का पावर एंड पावर फैक्टर कैलकुलेट करना। अब पावर मतलब कौन सा पावर, तो फिर से वही क्वेश्चन, एक्टिव रिएक्टिव या एक्टिव। समझा, पावर कैलकुलेट करना एक्टिव, सिर्फ पावर बोला है तो एक्टिव कैलकुलेट करो, नहीं समझ में आ रहा है तीनों कैलकुलेट करो, क्या फर्क पड़ता है। सो पावर ऑफ द टोटल सर्किट, टोटल सर्किट के लिए बताओ, टोटल सर्किट के लिए पीटी, फॉर्मूला क्या आएगा बीटी आई टी कॉस फाई टी। वीटी का वैल्यू है कि आपके पास है, वीटी का वैल्यू है,
वीटी का वैल्यू हमें कितना दिया था, 250 ना। आईटी, आईटी भी है अपने पास 5 एम्पियर। कॉस फाइव टी नहीं है। हाँ, लेकिन कॉस फाइव टी कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला तैयार करके रखा। आपने अगर ये सब नोट डाउन किया है अच्छे से तो आपको यहाँ पर पता चलेगा। देखो, फाइव टी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। देखो, मैंने सब अरेंजमेंट करके रखा है पहले से ही। मुझे पता है कि आगे क्या क्या करना है, और हर प्रॉब्लम में आपको सेम यही प्रोसेस फॉलो करना, सेम यही प्रोसेस। सो tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना है, कैपिटल आर 25, स्मॉल आर कितना है 5.5। सो cos phi t is equals to tan inverse of XL upon capital R plus small r. So cos phi t, अरे cos phi t नहीं रे, only phi t, phi t. Phi t is equals to tan inverse of XL upon capital R plus small r. So values put करो। XL का वैल्यू कितना आया था, 39.62 समथिंग आया था। यस, 39.62 डिवाइड बाय कैपिटल आर था 25, स्मॉल आर इज 5.5। तो phi t का वैल्यू चेक करो कितना है, tan inverse of 39.62 divided by 25 plus 5.5, 52.41 डिग्री। फिर उसके बाद पीटी कैलकुलेट करते हैं। टोटल वोल्टेज था 250, टोटल करंट इज 5 एंड कॉस 52.41। so pt is equals to 250 into 5 into cos 52.41, so 762.5 watt, 762.5 watt। चलो, फिर उसके बाद पावर फैक्टर ऑफ टोटल सर्किट पूछा है ना, पावर फैक्टर ऑफ टोटल सर्किट cos phi t। So cos phi t is 52.41, so power factor is equals to cos 52.41 0.61, और ब्रैकेट में नेचर क्या लिखेंगे, लैगिंग, क्योंकि टोटल सर्किट कैसे बिहेव कर रहा है, आरएल ना, आरएल सर्किट। चलो, कैलकुलेशन वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में आते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, मुझे बताओ कैलकुलेशन मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में। कैसे पता चला, नंबर ऑफ वोल्टेजेस, 3 वोल्टेजेस 3 करंट 3 फेज एंगल। तो यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए 3 वोल्टेज 3 करंट 3 फेज एंगल का वैल्यू यहाँ पर पहले कलेक्ट करके रखता है। सो टोटल वोल्टेज वीटी 250 वोल्ट, वी कॉइल एंड वी आर। चेक करते हैं क्वेश्चन में। वी आर दिया था 125, वी कॉइल दिया था 200, देन आई आर, आई कॉइल, आई टी, तीनों का वैल्यू सेम 5 एम्पियर। फाई आर जीरो ना, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज एंगल जीरो। देन नेक्स्ट फाई कॉइल हमने कैलकुलेट किया, फाई टी भी हमने कैलकुलेट किया। क्या थे वैल्यू, चेक करो। फाई कॉइल का वैल्यू कितना था, फाई कॉइल का वैल्यू 82.09, 82.09, एंड फाई टी का वैल्यू चेक करो, 52.41। नेक्स्ट, तो टोटल 9 वैल्यूज आते हैं, 3 वोल्टेज 3 करंट 3 फेज एंगल। फेजर डायग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरुआत करेंगे रेफरेंस से। रेफरेंस किसको लेना है, रेफरेंस किसको लेना है। सीरीज सर्किट में करंट का वैल्यू सेम होता है, सो करंट रेफरेंस लेंगे। पैरेलल सर्किट में उल्टा होता है, पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू सेम होता है, तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने करंट को रेफरेंस लिया, आई आर, आई कॉइल एंड आई टी।
करेक्ट, इज इक्वल्स टू कितना 5 एम्पियर। चलो नेक्स्ट वी आर की बात करते हैं। वी आर इज वोल्टेज अक्रॉस प्योर रेजिस्टर एंड इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट दोनों के बीच में फेज एंगल कितना होता है, जीरो। इसका मतलब वी आर जो है वो आई आर के फेज में, वी आर जो है आई आर के फेज में, वी आर इज इक्वल टू कितना है 125 वोल्ट। नेक्स्ट वी कॉइल, कॉइल इज a series combination of resistor and inductor, RL combination। और RL में लैगिंग करंट लीडिंग वोल्टेज होता है, लैगिंग करंट लीडिंग वोल्टेज, और दोनों में फेज एंगल कितना होता है, मोर देन जीरो लेस देन 90। देखो ना यहाँ पर कितना है, मोर देन जीरो लेस देन 90, जीरो और 90 के बीच में है। सो करंट लैगिंग आना चाहिए, तो उसके लिए वोल्टेज लीडिंग, वोल्टेज लीडिंग ऐसे। और ये फेज एंगल दोनों के बीच में ये मिल गया मुझे वी कॉइल ना, दोनों के बीच में फेज एंगल आएगा ये 200 वोल्ट, और ये एंगल मिलेगा मुझे 82, 5 कॉइल इज इक्वल्स टू 82.09 डिग्री। अब आप लोग बोलेंगे कि क्या एग्जैक्ट वो 82.09 डिग्री प्रोटेक्टर लेके मेजर करना है क्या, नहीं, नहीं, इतना परफेक्ट ड्रॉ करने की जरूरत। नेक्स्ट फिर उसके बाद वीटी, टोटल वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट। पहले मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो, मेरे एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन में ये जो सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ किया, ये जो सर्किट डायग्राम आपने ड्रॉ किया, इसमें 125 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप है, 200 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप है। कल हमने देखा था सभी वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज सोर्स। 250 वोल्ट कौन है, वोल्टेज सोर्स है। तो केवीएल क्या होता है, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप्स इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज सोर्सेस। मतलब क्या, 125 एंड 200 दोनों का एडिशन करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए, 250 आना चाहिए। तभी अपना आंसर करेक्ट है, तभी अपना कैलकुलेशन करेक्ट है। चेक करो है क्या, 125 एंड 200 दोनों का एडिशन 250 नहीं है, दोनों का एडिशन 325 है, मतलब क्वेश्चन गलत है। 125 एंड 200 दोनों का एडिशन 250 आना चाहिए था ना, तो ये तो 325 है, क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है क्वेश्चन, गलत नहीं है क्वेश्चन। यहाँ पर आ जाओ, असली ट्विस्ट तो अब पता चलेगा। असली ट्विस्ट अभी आपको पता चलेगा, मैं यहाँ पर आपको जादू दिखाने वाला हूँ। 125 एंड 200 दोनों का एडिशन करने के बाद आंसर 325 नहीं आएगा, 250 आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आप लोग एडिशन कर रहे हो वो स्केलर एडिशन नहीं करना है, वो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। क्योंकि डायरेक्शन देखो ना, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, एक राइट साइड जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन है, तो वेक्टर एडिशन करना है। तो यहाँ पर देखो मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, इसको पैरेलल लाइन यहाँ, और फिर इसको वी आर को पैरेलल लाइन यहाँ पर, दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है ओरिजिन को, जिससे आपको ये क्या मिलेगा, टोटल वोल्टेज मिलेगा वीटी। ये मिला आपको वीटी, वीटी का वैल्यू कितना है 250 वोल्ट, और दोनों के बीच में फेज एंगल फाइव टी इज इक्वल टू कितना आएगा 52.41। समझो। नेक्स्ट अब इसमें आंसर राइट है और रॉन्ग है वो आपको एग्जाम के टाइम भी चेक करना है, एग्जाम के टाइम में ही चेक करना है आंसर राइट है रॉन्ग, रिजल्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। देखो वी आर बार इज इक्वल्स टू 125 एंगल जीरो, है ना, एंगल जो है जीरो है, रेफरेंस के साथ ही है वो। वी कॉइल बार इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना है 200 वोल्ट, एंगल कितना आएगा 82.09, एंड वीटी बार बता, वीटी बार इज 250 वोल्ट, एंगल कितना आएगा उसका 52.41, राइट। तो यहाँ पर हम लोग केवीएल अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप वी आर बार प्लस वी कॉइल बार इज इक्वल्स टू वीटी बार। कैलकुलेटर में चेक करने का, कैसे चेक करने का देखो, कैलकुलेटर ऑन करने के बाद आपने मोड बटन प्रेस किया, कॉम्प्लेक्स के लिए नंबर आ गया 2, 2 नंबर का बटन प्रेस करो, कॉम्प्लेक्स आ गया, ऊपर CMPLX प्रिंट हुआ है देखो स्क्रीन पर, ब्रैकेट ओपन करो, 125
125 एंगल, एंगल के लिए शिफ्ट बटन प्रेस करना है और उसी कॉलम में देखो 4 नंबर का बटन, ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन वाला बटन है, उसके ऊपर एंगल लिखा भी है, एंगल आ गया 0, ब्रैकेट क्लोज प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन 200 एंगल 82.09 इक्वल बटन प्रेस करो 152.52 प्लस 198 ऐसा स्क्रीन के बाहर जा रहा है, देखो आंसर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिला। ये कंपनी का सेटिंग है, कंपनी का बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है, कुछ भी कैलकुलेशन करो आंसर हमेशा रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिलेगा। इसको पोलर में कन्वर्ट करना है तो शिफ्ट टू, है ना, शिफ्ट टू आर एंगल थीटा के लिए नंबर क्या है 3, करेक्ट। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है आंसर एरो आर एंगल थीटा, देन इक्वल बटन प्रेस, करेक्ट। स्क्रीन के बाहर जा रहा है, देखो आंसर स्क्रीन के बाहर जा रहा है तो S2D बटन प्रेस करो, डिलीट बटन है ना उसके ऊपर है, देखो S2D बटन, S2D बटन प्रेस करो, 2 लाइन में आपको आंसर मिलेगा 250.01 आ गया 250.01 एंगल 52.4, एंगल 52.4। मतलब दुनिया का कितना भी खड़ूस एग्जामिनर आने दो, मुझे उसको 10 आउट ऑफ 10 देना ही पड़ेगा, उस एग्जामिनर को 10 आउट ऑफ 10 देना ही पड़ेगा। मुझे रिजल्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं, या फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं है मेरा आंसर राइट है रॉन्ग, एग्जाम में ही पता चल गया। यहाँ पर जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है सब 100% करेक्ट है।